में 5 सीट जीतने वाले ओवैसी ने किशनगंज में एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने इशारों में यह साफ संदेश देने की कोशिश की कि मुसलमानों के नेता वो ही हैं। ओवैसी ने कहा कि बिहार की सियासत की हकीकत यह है कि राजपूत, भूमिहार, कुशवाहा, कुर्मी, यादव, पासवान, निषाद सभी का कोई ना कोई नेता है, लेकिन बिहार में मुसलमानों का नेता कोई नहीं है। तो ऐसे में इन मुसलमानों की जिम्मेदारी काफी हद तक उन पर है, ऐसा कहने की उन्होंने कोशिश की है, ये संदेश देने की उन्होंने कोशिश की है। तो देखिए किशनगंज में ओवैसी का ये बयान, और इस बयान से सियासी घमासान मच चुका है। मुसलमानों के नेता हम ही हैं, असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान। हमें 20 से 30 साल से ठगा जा रहा है, ये भी कहते हुए नजर आए। बीजेपी का डर दिखाया जा रहा है और उन्होंने कहा है कि मुसलमानों की जिम्मेदारी हम पर है। तो बिहार चुनाव से पहले एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल की सियासत को गरमा दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आप भी सुनिए। तो अपनी लीडरशिप को बनाना है, और जो लोग हम पर उंगलियां उठाते कि बिहार में अगर मुसलमानों की लीडरशिप बनेगी तो फुला हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। अरे बिहार की सियासत की तल्ख हकीकत यह है कि राजपूत है तो उसका नेता है, भूमियार है तो उसका नेता है, कुशवाहा कुर्मी है तो उसका नेता है, यादव है तो उसका नेता है, पासवान है तो उसका नेता है, मांझी है तो उसका नेता है। अगर किसी का नेता नहीं है तो 19% मुसलमानों का नेता नहीं है। मुझे बोलने दीजिए, इसकी जिम्मेदारी किसी हद तक हम पर भी आयद होती है। आज हम आपसे कहने आए हैं कि नेता आपको बनना है, ओवैसी को बनना नहीं है। लीडर आपको बनना है ताकि आप अपने मुकद्दर के फैसले करेंगे। ये मजलिस आपसे बोलने के लिए आई है। ये हमको पिछले 25-30 साल से एक अफीम दे देकर हमको बेहोश कर दिया गया, हमको खामोश कर दिया गया कि नहीं, बीजेपी को हराना है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 19% मुसलमानों का नेता नहीं है और इसकी जिम्मेदारी हम पर है। और इसी बयान पर अब राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। आरजेडी ने कहा कि ओवैसी का बयान अपने मियां मिट्ठू जैसा है। मुसलमानों के नेता हम ही हैं, ओवैसी का ये बयान, और ये कहना कि 20-30 साल से हमें ठगा जा रहा है, बीजेपी का डर दिखाया जा रहा है, इस पर बयानबाजी और तेज हो चुकी है। कहावत है, मुंह मियां मिट्ठू बनना, ओवैसी साहब वही कर रहे हैं। बिहार की आवाम, बिहार के अल्पसंख्यक समाज के लोग जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने इस प्रदेश के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए कितने कामें किए हैं। बिहार में जब सांप्रदायिक शक्तियां उभर कर आडवाणी जी रथ पर सवार होकर निकले थे, वही जननायक कर्पूरी ठाकुर की भूमि पर समस्तीपुर में आडवाणी जी को लालू प्रसाद यादव ने गिरफ्तार करने का काम किया था। ओवैसी साहब, बिहार के अल्पसंख्यकों की चिंता आप केवल चुनाव के समय ही क्यों करते हैं? उन्हें धर्म और जाति के आधार पर मत बांटिए। बिहार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। अल्पसंख्यकों के सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक उत्थान के लिए नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं। राज्य कोचिंग योजना हो, कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, तलाकशुदा महिला को आर्थिक सहायता हो, कई योजना चला रहे हैं। इसलिए अब वो आपके झांसे में नहीं आएंगे। ओवैसी साहब, 2005 के पहले हिंदू मुस्लिम झगड़ा करवाकर लोग अपना राजनीतिक दुकानदारी चलाते थे। लगता है ओवैसी जी ने होमवर्क ठीक से नहीं किया, या फिर उन्हें किसी ने ये नहीं बताया, या फिर उनको बरगला दिया है। किशनगंज से कई सारे जो मुसलमान हैं, जो माइनॉरिटी से आते हैं, हमारे यहाँ बड़े बड़े पदों पे हैं। आप देख लीजिए ना, विधायक दल के नेता शकील अहमद खान हो गए, हमारे जावेद जी जो 3 टर्म के एमपी हैं, उससे केंद्रीय कमेटी से हैं, उनसे बड़ा नेता कौन हो सकता है? ओवैसी जी, अपना ज्ञानवर्धन करिए, मुसलमानों को बरगलाइए नहीं। देश में मुसलमानों के एक से बढ़कर एक नेता है। एपीजे अब्दुल कलाम, मोहम्मद शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी का नाम उन्हें नहीं याद आया जिन्हें मुस्लिम समाज अपना नेता मानता है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में शाहनवाज जी केंद्रीय मंत्री बने, कलाम साहब राष्ट्रपति बने, अब्बास जी भाजपा के राष्ट्रीय नेता हैं। आपकी तिलमिलाहट का मुख्य कारण मुसलमानों द्वारा आपको नेता नहीं मानना है।
ओवैसी के बयान के पीछे मकसद क्या है, ये जानने के लिए अब जरा ये समीकरण को समझते हैं सीमांचल के। देखिए, मुस्लिम बहुल सीमांचल में ओवैसी कितना बड़ा फैक्टर हो सकता है, ये आपको बताते हैं। देखिए, सीमांचल में 4 जिले शामिल हैं: पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया। और सीमांचल में विधानसभा की कुल 24 सीटें हैं। सीमांचल में मुसलमानों की जो आबादी है वो करीब 65% है। सीमांचल में बांग्लादेशी घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है और 2020 में एनडीए के खाते में 12 सीटें गईं। 2020 के चुनाव में एआईएमआईएम को 5 सीटें मिली। बाद में ओवैसी के 4 एमएलए हालांकि आरजेडी में शामिल हो गए और इस बार ओवैसी की साख भी दांव पर लगी हुई है। 15 सितंबर को ही पीएम ने पूर्णिया का दौरा किया, बिहार का चौथा कमर्शियल एयरपोर्ट शुरू किया। किशनगंज की बात करें तो किशनगंज में देखिए 4 सीटें हैं। एनडीए के हाथ हालांकि यहां पर खाली हैं। तो इस तरीके से ये जो समीकरण है, इसके हिसाब से सभी पार्टियां यहां पर दमखम दिखाने की कोशिश में हैं। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। देखिए, क्या विधानसभा चुनाव में किसी की जाति धर्म को भुनाने के लिए किसी को राष्ट्रीय स्तर का सम्मान दिया जा सकता है या फिर उसके काम या योग्यता के आधार पर पुरस्कार दिया जा सकता है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बिहार चुनाव से पहले शाहरुख खान को अवार्ड दिए जाने पर विपक्ष के एक नेता ने नई बहस छेड़ दी है। आरोप यह है कि बीजेपी ने बिहार में मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के लिए शाहरुख खान को नेशनल अवार्ड दिला दिया। शाहरुख को सम्मान के साथ अजीबोगरीब सियासी तार निकालने वाले कांग्रेस एमएलसी भाई जगताप हैं, जो कि महाराष्ट्र से आते हैं। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा है। भाई, मोदी जी ने बहुत सारी चीजें देखी है। अब ये हथकंडे जो बचे हैं वो भी इस्तेमाल करें। एक जगह तो मुसलमानों को लेके आप जो बयानबाजी कर रहे हैं और जो कोशिश कर रहे हैं, जो जातीय दंगे जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और जिस ढंग की स्थिति हमारे देश में आज है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे अभी बिहार हो, चाहे जहां भी हो, तो और एक जगह जब ये चुनाव का ये आता है तो आपको शाहरुख खान दिखाई दे देता है। चलो, एक बात तो है, इनके नेशनल अवार्ड एक बहुत बड़ा सम्मान होता है, लेकिन शाहरुख उस ऊंचाई को बहुत पहले छू चुके हैं। वो विश्व में शाहरुख खान को माना जाता है। ये आपके मानने न मानने से कुछ नहीं होता। देखिए, कांग्रेस एमएलसी भाई जगताप के बयान पर अब सियासी तापमान ऐसा चढ़ा कि बीजेपी को जवाब देने के लिए आगे आने पड़ा। कांग्रेस नेता भाई जगताप का बयान कांग्रेस की और भाई जगताप की ओछी मानसिकता का प्रदर्शन है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, इनको हर विषय में मुस्लिम वोट यही दिखता है, यही ये विधान साफ तरह से दर्शाता है। ये भारत के मतदाताओं का अपमान तो है ही, साथ में शाहरुख खान की जो क्वालिटीज है उसका भी बहुत बड़ा अपमान कांग्रेस और भाई जगताप ने किया है। बिहार चुनाव में शाहरुख खान की एंट्री या किंग खान की एंट्री कैसी हुई, जरा ये भी समझिए। देखिए, महाराष्ट्र के कांग्रेस एमएलसी हैं भाई जगताप। इन्होंने राष्ट्रीय पुरस्कारों को पॉलिटिक्स से जोड़ दिया। उन्होंने पुरस्कार की टाइमिंग पर भी सवाल उठा दिए। बिहार चुनाव या महाराष्ट्र निकाय चुनाव से इसे जोड़ा गया और कांग्रेस की इस मानसिकता पर बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया और यह भी कह दिया है कि कांग्रेस को हर चीज में वोट ही दिखाई पड़ता है। बढ़ते खबरों में आगे। देखिए, एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि हमारी तैयारी चल रही है, 28 सितंबर के बाद सीटों पर चर्चा करेंगे और उन्होंने ये दावा किया है कि 5 से 6 अक्टूबर तक सब हो जाएगा। एनडीए में ना तो किसी तरह का मतभेद है और ना ही मनभेद है, उन्होंने ये कहा है। यानी कि संतोष सुमन ने यह साफ कह दिया है कि 28 सितंबर के बाद सीटों पर चर्चा करेंगे। अब समय पर सब होता है, अब समय आने दीजिए। अभी हम लोग की तैयारी चल रही विधानसभा, हम समझते हैं 28 तारीख को हमारा विधानसभा सम्मेलन खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग यही काम करेंगे, सीटों पर चर्चा करेंगे। जब 2-4-5 दिन के अंदर 5-6 तारीख तक हम लोग सब कर लेंगे और आसानी से, कहीं पर कोई झीझ नहीं है, कहीं पर किसी के साथ कोई मतभेद नहीं है, मनभेद नहीं है।
बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के साथ साथ निर्वाचन आयोग ने भी तैयारी तेज कर दी है और इसी कड़ी में अब निर्वाचन आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव, डीजीपी, विकास आयुक्त के साथ ही सभी विभागों के प्रधान सचिव को पत्र लिखा है, जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर को लेकर के निर्देश दिया गया है। 6 अक्टूबर तक सभी की ट्रांसफर पोस्टिंग की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाए और इसकी रिपोर्ट भी निर्वाचन आयोग को भेज दें। देखिए, बताया यह जा रहा है कि 6 अक्टूबर के बाद कभी भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार पटना आ सकते हैं और फिर चुनाव का ऐलान भी हो सकता है। बिहार में चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की सक्रियता को आइए समझते हैं हम लोग। देखिए, बिहार में एसआईआर का काम जो है वो लगभग पूरा हो चुका है और 30 सितंबर को फाइनल वोटर लिस्ट भी जारी होगा। 22 नवंबर तक मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल, 22 नवंबर से पहले चुनाव की जो प्रक्रिया है वो पूरी करनी है। सितंबर का महीना खत्म होने को है, तो ऐसे में अक्टूबर के पहले हफ्ते में ऐलान संभव माना जा रहा है कि आखिर चुनाव कब होगा, ये ऐलान हो जाएगा और यही वजह है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी सक्रियता और ज्यादा बढ़ा दी है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। पटना में देखिए, बीजेपी की जिलावार कोर कमेटी की बैठक का आज दूसरा दिन है। बैठक उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर हो रही है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। आज 14 जिलों के नेताओं के साथ चर्चा की जाएगी और उम्मीदवारों के नाम पर फीडबैक लिया जाएगा। कल बैठक के पहले दिन 26 जिलों के उम्मीदवारों पर विचार हुआ था, फीडबैक लिया गया और जिला कमेटियों से भी फीडबैक लिया गया था। पार्टी रणनीति के तहत सभी जिलों से उम्मीदवारों के नामों पर मंथन करके अंतिम सूची तैयार करने की प्रक्रिया जारी है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। गोपालगंज में आज विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन है। मिंज स्टेडियम में गोपालगंज विधानसभा के कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव, बिहार सरकार के आईटी मंत्री के अलावा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के अलावा सभी दलों के जो कार्यकर्ता हैं वो शामिल होंगे। गोपालगंज के सभी 6 विधानसभा क्षेत्र में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन होने वाला है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से कल सीडब्ल्यूसी की मीटिंग की गई थी और अब एनडीए की ओर से विधानसभा वार सम्मेलन किया जा रहा है। गोपालगंज में भी आज जिला मुख्यालय के मिंज स्टेडियम में एनडीए की ओर से कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। मिंज स्टेडियम में तकरीबन 5000 लोगों को बैठने के लिए इंतजाम किया गया है और यहाँ पर बिहार सरकार के आईटी मिनिस्टर के अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव, महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, गोपालगंज के सांसद आलोक कुमार सुमन के अलावा एनडीए के तमाम जो नेता हैं वो यहाँ मौजूद होंगे। ऐसे में जो कार्यकर्ता हैं उनसे ही बात करते हैं, किस तरह की तैयारी चल रही है। जैसे पूरे बिहार में एनडीए के द्वारा, तो एनडीए के तत्वाधान में पूरे बिहार में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज गोपालगंज के मिनी स्टेडियम में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जिसमें पूरे गोपालगंज विधानसभा के सभी एनडीए के, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हम, रालोसपा, चिराग पासवान की पार्टी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और इस कार्यक्रम को सफल बनाकर आने वाले चुनाव, जो संभावित चुनाव है नवंबर में, पूरे विधानसभा के लोगों को मैसेज देने का काम करेंगे कि आने वाले चुनाव में पुनः गोपालगंज की जनता। गोपालगंज के सम्मेलन में कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं? गोपालगंज के सम्मेलन में पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री रामकृपाल यादव जी, महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, कृष्ण कुमार, बिहार सरकार के आईटी मंत्री कृष्ण कुमार मंटू जी और महाराजगंज छपरा के पूर्व विधायक रणधीर सिंह जी का इस कार्यक्रम में वो लोग आ रहे हैं और वो लोग एनडीए कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और पुनः एक बार बिहार में भारतीय जनता पार्टी जदयू के नेतृत्व में जो सरकार बनना है, एनडीए के नेतृत्व में पुनः सरकार जो बनना है, उसके लिए लोगों से आह्वान करेंगे कि आप लोग बड़ी संख्या में बढ़ चढ़कर मतदान करें। गोपालगंज में ये चौथा सम्मेलन है। गोपालगंज का ये चौथा सम्मेलन होगा। आज कुछ और भी लोग हैं, कैसी तैयारी चल रही है एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन? देखिए, आज गोपालगंज विधानसभा के एनडीए के 5 दल के जितने भी कार्यकर्ता हैं और प्रदेश स्तर के जो भी नेता हैं, सभी लोग आज आएंगे गोपालगंज में और गोपालगंज के लोग आज संकल्प लेंगे कि गोपालगंज विधानसभा जिस तरह से लगातार 5 बार विजयी प्राप्त की है, उसी तरह 6ठी बार भी हम लोग विजयी प्राप्त करेंगे। तो मकसद एक ही है कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में कैसे एनडीए सभी सीटों पर अपना कब्जा जमाए और इसी उद्देश्य से एनडीए की ओर से आज
गोपालगंज में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। नीतीश सरकार ने चुनावी साल में श्रमिकों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। श्रम संसाधन विभाग ने एक अधिसूचना जारी करके ये जानकारी दी है और इस अधिसूचना के मुताबिक श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी भी बढ़ा दी गई है। नई मजदूरी जो दरें हैं वो 1 अक्टूबर से ही प्रभावी होंगी। अधिसूचना के मुताबिक अति कुशल कामगारों को प्रतिदिन 660 रुपए मिलेंगे, कुशल कामगारों को 541 रुपए और जो अर्ध कुशल कामगार हैं उनको 444 रुपए मिलेंगे। वहीं जो अकुशल मजदूर हैं उनको 428 रुपए न्यूनतम मजदूरी दी जाएगी। अब इस अधिसूचना के बाद बिहार में राजनीति शुरू हो गई है, तो मजदूर वर्ग के लिए एक कुमार जी के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं, जिसमें उन्होंने न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाने का घोषणा किया है, ऐलान किया है। निश्चित रूप से इससे हमारे कामगार भाई बहन जो हैं उनके जीवन में आर्थिक समृद्धि आएगी, उनका जीवन स्तर बेहतर होगा। एनडीए की डबल इंजन की सरकार मोदी जी की विजन में और नीतीश जी की कर्मठशीलता के कारण से लगातार हर वर्ग के लोगों का ध्यान रखते जा रही है। नीतीश कुमार जी ये बताएं कि पिछले 20 वर्षों में उनकी निकम्मी नकारी सरकार ने बिहार के श्रमिकों को कुशल बनाने के लिए कौन से प्रयास किए और कितने श्रमिक उन्होंने कुशल बनाए। दूसरी बात, उन्होंने न्यूनतम वेज बढ़ा दिया। श्रम तो है नहीं, काम तो है नहीं, तो वेज मिलेगा कैसे? मजदूरी के लिए तो दूसरे राज्यों में ही जाके यहाँ के मजदूरों को गम और गालियां खानी है। आपके यहाँ काम होगा तब ना मजदूरी मिलेगी। देखिए, यही असली सामाजिक न्याय है। श्रमिकों के न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि एक सरकारी निर्णय मात्र नहीं, बल्कि यह गरीब, मेहनतकश वर्ग और श्रमिक वर्ग के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का माननीय नेता नीतीश कुमार जी का संकल्प भी है। विपक्ष केवल नारेबाजी करता है और नीतीश कुमार जी धरातल पर उतरकर काम करते हैं। श्रमिकों की सुरक्षा। अब देखिए, नई न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने के पीछे सरकार का क्या मकसद है वो आपको बताते हैं। देखिए, 1 अक्टूबर से बढ़ी हुई मजदूरी जो है वो मिलेगी, यानी कि जो राशि बढ़ाई गई है वो 1 अक्टूबर से प्रभावी होंगी। अब देखिए, 2 अक्टूबर को दशहरा है, यानी कि त्योहार से पहले ज़्यादा कमाई होगी। दिवाली, छठ से पहले घर में ज़्यादा पैसे आएंगे और त्योहारों को मनाने में दिक्कत भी नहीं होगी मजदूर वर्ग के लोगों को। चुनाव पर में भी इस फैसले का असर हालांकि देखने को मिलने वाला है, तो मजदूर वर्ग में काफी ज्यादा खुशी इस फैसले के बाद देखी जा रही है। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। खबर लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार।